नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण के इस क्रम में आज जो हमारा विषय है वो है वनोन्मूलन या वन विनाश। पर्यावरण के इस क्रम में जो आज विषय है हमारा वो है वन विनाश या वनोन्मूलन। दोस्तों, वर्तमान युग जो है औद्योगिक युग है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वर्तमान युग जो है ये औद्योगिक युग है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस औद्योगिक युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। इस प्रगति ने जहां एक तरफ ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों, इस प्रगति ने, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान ने जहां प्रगति में ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को उद्घाटित किया है, वहीं दूसरी ओर मानव को अनेक सुख सुविधाएं भी प्रदान की हैं। एक तरफ तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मानव को अनेक सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं या प्रदान की हैं। इस मानवीय प्रगति एवं विकास में हमारा पर्यावरण, इस मानवीय प्रगति और विकास में हमारा पर्यावरण या प्रकृति सदैव सहायक रही है। हमारे विकास क्रम को बढ़ाने में पर्यावरण की बहुत महती भूमिका रही है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से, प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से अथवा उसकी पृष्ठभूमि से ही आज हम प्रगतिशील अथवा विकसित कहलाने लगे हैं। वर्तमान समय में जो हम प्रगतिशील, विकसित, विकासशील इन नामों से हमारा संबोधन हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किंतु इस विकास की दौड़, अंधाधुंध संसाधनों का शोषण, अधिकतम आय प्राप्त करने की लालसा ने, इसकी चकाचौंध ने मानव समुदाय इसी मूल तत्व अर्थात पर्यावरण की उपेक्षा करने लगे हैं। मानव मूल तत्व उसके पर्यावरण की उपेक्षा करने लगे हैं, जिसका अनियंत्रित शोषण करने लगे हैं और तात्कालिक लाभों के चक्कर में स्वयं अपने भविष्य को दीर्घकालीन संकट में डाल रहे हैं। दोस्तों, वन किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की एक अमूल्य संपदा है। वन किसी भी देश या राष्ट्र की एक अमूल्य संपदा है और वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग भी। यानी वन किसी भी देश की एक अमूल्य संपदा है और पर्यावरण का अभिन्न अंग है। वनों से न हम केवल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, रबड़, सेल्यूलोज, कत्था, लाख आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, अपितु इनसे जलवायु संतुलन भी बना रहता है। अपितु वनों से
जलवायु संतुलन भी बना रहता है और अनेक प्रकार के वन्य जीव वनों में संरक्षित रहते हैं तथा मृदा का कटाव भी वन होने के कारण नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वन स्वतः पल्लवित हो जाते हैं। अनुकूल जलवायु दशाएं होने पर वन जो होते हैं वो स्वतः उग जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं और उनकी यदि सीमित कटाई की जाए, वनों की यदि सीमित कटाई की जाए तो वो मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। किंतु वर्तमान युग में तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या ने वर्तमान समय में बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने लकड़ी के विविध उद्योगों में प्रयोग एवं व्यावसायिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से उद्देश्य से जब वनों की कटाई प्रारंभ की तो वनों का क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों से विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक लकड़ियां तथा अपने अनेक प्रकार के व्यवसाय करने में वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे वनों का क्षेत्रफल निरंतर कम होता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वन विनाश, इसी को वन विनाश या वनोन्मूलन कहा जाता है, जो पर्यावरण को असंतुलित करने अथवा उसके स्तर को गिराने, या अवकर्षित करने का प्रमुख कारण है। सभ्यता की इस दौड़ में अंधा हुआ मानव वनोन्मूलन कर न केवल स्वयं को हानि कर रहा है अपितु अपने भविष्य को भी संकट में डाल रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है। अपना जीवन तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ ही साथ भविष्य को भी अपने वो प्रभावित कर रहा है, जो आने वाले समय में एक बहुत विषम परिस्थितियां मानव के सामने आने वाली है। एक समय था जब पृथ्वी पर अत्यधिक वनों का विस्तार था। वो आदिम व्यवस्था की कहानी है जब मानव स्वयं वनों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था तथा वनों से ही भोजन प्राप्त करता था। आवास और वस्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति भी वनों के माध्यम से ही होती थी। उसके पश्चात पश्चारण प्रारंभ हुआ और फिर पश्चारण के बाद कृषि की ओर प्रेरित हुआ। कृषि के विकास के साथ ही वनोन्मूलन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। यानी ज्यों-ज्यों मानव ने कृषि का विकास प्रारंभ किया, यहीं से वन विनाश या वनोन्मूलन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई, क्योंकि वनों को साफ करके ही कृषि भूमि प्राप्त की गई थी। प्रारंभ में यह सीमित था। प्रारंभ समय में अगर देखा जाए तो यह वनोन्मूलन सीमित था, अर्थात कृषि विस्तार सीमित था और वन पर्याप्त होने से संतुलन बना रहा था। वनों की मात्रा या वन का जो प्रतिशत था वो अधिक होने के कारण एक संतुलन बना था। किंतु जैसे जैसे एक और कृषि का विस्तार होता गया, लकड़ी और वनों
से पदार्थों के उपयोग में वृद्धि होने लगी। औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण का विकास और विस्तार हुआ और व्यापारिक स्तर पर वनों की कटाई प्रारंभ हुई। और व्यापारिक स्तर पर वनों की कटाई प्रारंभ हुई जो 20वीं शताब्दी के अंत तक यह इस भयावह स्थिति में पहुंच गए कि संपूर्ण विश्व आज वनोन्मूलन या वन विनाश की समस्या एवं उसके पर्यावरण पर प्रभाव से त्रस्त है। विश्व में वनस्पति वितरण अनेक विविधताओं से युक्त है। संसार में वनस्पतियों का वितरण अनेक विविधता से युक्त है, जिसका मूल कारण जलवायु है। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। यानी अनेक क्षेत्रों में, अनेक जलवायु में वनस्पतियां अनेक प्रकार की हो जाती हैं। एक प्रदेश में जलवायु दूसरी है तो वहां की वनस्पतियों का प्रकृति और स्वभाव जो होगा वो दूसरा होगा, और जहां की बगल में प्रदेश में अगर जलवायु दूसरे प्रकार की है तो वहां की वनस्पतियों का स्वरूप, प्रकृति दूसरी होगी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों का जो स्वरूप होता है यह बदलता रहता है। इसी क्रम में धरातल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ, इसी कारण धरातल की ऊंचाई में जो हम जाते हैं उनकी वृद्धि के साथ भी देखा जाता है। यानी धरातल पर दूसरे प्रकार की वनस्पतियां, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे वनस्पतियों का स्वरूप बदलता जाता है। वास्तव में वनस्पति जलवायु, उच्चावच और मृदा, वास्तव में वनस्पतियां जलवायु, उच्चावच, मृदा के द्वारा प्रभावित होती हैं। यदि प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होता है तो जलवायु और मृदा में भी परिवर्तन होने लगते हैं। यदि प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होता है तो मृदा में भी परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि मृदा में अनेक कारकों की आवश्यकताएं वनस्पतियों के माध्यम से पूरी होती हैं। तो जैसे जैसे प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होता जाता है वैसे वैसे मृदा में भी परिवर्तन होने लगता है, और मृदा परिवर्तन के कारण ही वनस्पतियां जो होती हैं वो भी प्रभावित होने लगती हैं। विश्व में अगर देखा जाए तो वनस्पतियों के जो स्वरूप हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन, और नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास। नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति। नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति। नंबर 4, भूमध्य सागरीय वनस्पति। नंबर 4, भूमध्य सागरीय वनस्पति। नंबर 5, उपोष्ण घास के मैदान, उपोष्ण घास के क्षेत्र, उपोष्ण घास के क्षेत्र। नंबर 6, उपोष्ण वन, और नंबर 7, उत्तरी कोणधारी वन। नंबर 8, टुंड्रा। यानी इन प्रकार के 8 प्रकार के वनस्पति के समूह पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय सवाना घास, मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उपोष्ण घास के क्षेत्र, उपोष्ण वन, उत्तरी कोणधारी वन और टुंड्रा। ये वनस्पतियां के स्वरूप हैं, समूह हैं
इनमें ये पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो संसार के में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय वन है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में उष्ण कटिबंधीय सघन वन पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन उष्ण कटिबंधीय वनों का संकट, इन पर संकट आया हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि इनमें मानव अपने अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विनाश बहुत ज्यादा कर रहा है। इसमें अनेक राष्ट्र, ब्राजील, कैमरून, कोस्टारिका, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों में इसकी दर जो है सर्वाधिक है। यहां वनों का विनाश, वनोन्मूलन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। वनोन्मूलन के अगर कारणों को देखा जाए, वनोन्मूलन या वन विनाश के अगर कारणों को देखा जाए तो मानव का जो विकास यात्रा है, मानव का जो विकास यात्रा का क्रम है, या मानव का जो अधिक औद्योगिक विकास का क्रम है, या मानव का जो तीव्र विकास का क्रम है, इस विकास के क्रम के द्वारा ही वनोन्मूलन या वन विनाश प्रमुख परिणाम रहा है। मानव अपने विकास क्रम को तीव्र गति से बढ़ाने के चक्कर में किसी न किसी रूप में वनों को निरंतर हानि पहुंचा रहा है, जो इसके विनाश का प्रमुख कारण रहा है। यद्यपि यदा कदा प्राकृतिक कारण यद्यपि कह सकते हैं प्राकृतिक कारण या वनाग्नि भी इन्हें वन को प्रभावित करती है, किंतु उतनी हानिकारक नहीं जितना मानव द्वारा विनाश किया जा रहा है। किंतु यह उतना हानिकारक नहीं है जितना कि मानव द्वारा यह किया जा रहा है। वन विनाश के अगर कारणों को देखा जाए, वे कारण प्रमुख इस प्रकार से हैं। वन विनाश के कारणों को अगर देखा जाए तो वे कारण प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। न जैसे कृषि क्षेत्र विश्व में आज जो कृषि क्षेत्र दृष्टिगत होता है, जो कृषि का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें से अधिकांश वनों को साफ कर प्राप्त किया गया है। उसमें अधिकांश भूमि जो है वनों को साफ करके ही प्राप्त की गई है। ये आवश्यक भी था, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से है। क्योंकि भोजन जो है वो मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में से है। किंतु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण वनों का विनाश और तीव्र गति से होता रहा है, जिसके कारण बृहत वनोन्मूलन प्रारंभ हो गया। यानी मानव अपनी आवश्यकता, जो भोजन की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार किया, तीव्र गति से बढ़ती हुई आबादी के कारण। अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका में आज भी स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। इस कृषि में एक क्षेत्र में वनों को जलाया जाता है, यानी स्थानांतरणशील कृषि। इस प्रकार की कृषि में एक क्षेत्र में वनों को जलाया जाता है और उस भूभाग पर 3-4 साल तक, जब तक उस भूमि में उर्वरा शक्ति रहती है, तब तक 3-4 साल तक
वहां पर कृषि मानव कृषि कार्य करता है। लेकिन जैसे ही वो भूमि अनुर्वर हो जाती है, उपजाऊपन उसमें कम हो जाता है, वो दूसरे जगह जाकर मानो पुनः यही अपना कार्य प्रारंभ करता है और वहां भी ऐसी व्यवस्था अपनाता है। इस कृषि क्षेत्र एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व संसार में लगभग 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, संसार में अगर देखा जाए एक अनुमान के अनुसार तो संसार में 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसने वाले वहां निवास करने वाले आदिवासी लोग इसी पद्धति की कृषि करते हैं। इस प्रकार होने वाली हानि का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। मानो तीव्र बढ़ती हुई आबादी के कारण, तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वन भूमि है उनको साफ करते हुए वहां पर कृषि कार्य प्रारंभ किया है, जो वनोन्मूलन या वन विनाश का मुख्य कारण है। दूसरा है निर्माण कार्य हेतु वनोन्मूलन। निर्माण कार्य मानो औद्योगिक विकास का युग चल रहा है। इस औद्योगिक विकास के युग में मानो जनसंख्या वृद्धि, नगरों का फैलाव, आवासीय भूमि की आवश्यकताओं में वृद्धि, उद्योगों, सड़कों का विस्तार, रेल लाइनों का विस्तार, तो अनेक नदियों पर बांधों का निर्माण आदि के कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। क्योंकि अधिक क्षेत्र की आवश्यकता वनों को साफ करके ही पूरी की जा सकती है। इसके लिए निर्माण कार्य के द्वारा भी वनोन्मूलन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। नंबर 3, काष्ठ ईंधन अन्य उपयोग हेतु वनोन्मूलन। वनों से प्राप्त लकड़ी का विभिन्न उपयोग मानवीय प्रवृत्ति रही है। वनों से हमें जो विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त हो रही हैं, उनके उपयोग करना मानव की प्रवृत्ति रही है और सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रवृत्ति कम होने के स्थान पर अधिक से अधिकतम की ओर जा रही है। ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग मानव प्रारंभ से करता आया है। ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग मानव प्रारंभ से ही करता आया है। विकसित देशों में अन्य ऊर्जा के स्रोतों में विकास हो जाने के कारण इसका प्रयोग कम हो रहा है। यानी विकसित राष्ट्र में ऊर्जा के और जो स्रोत हैं उनका विकास हो जाने के कारण, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाने के कारण, उनमें उनका कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी होने के कारण वहां पर वनोन्मूलन या वन विनाश कम हो रहा है। किंतु विकासशील देशों में लकड़ी का प्रयोग आज भी होता है।
किंतु विकासशील देशों में लकड़ी का प्रयोग आज भी ज्यादा मात्रा में होता है, जो वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। इसी प्रकार लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर, जहाज, रेल के डिब्बे, रेल लाइनों के पहले स्लीपर बनाए जाते थे, हालांकि अब कम हो गया है, अन्य प्रकार की जड़ी बूटियां आदि का निरंतर उपयोग मानव करता आ रहा है, जिसके कारण आज पर्यावरण संकट आ रहा है। क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता को पर्याप्त या अच्छा बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के जो अनेक कारक हैं, जो घटक हैं, उन घटकों की भी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अगर वन विनाश इसी तरह जारी रहा तो मानव अपना जीवन तो संकट में डाल रहा है, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकट पैदा करता है। चौथा, खनिज खनन हेतु वनोन्मूलन। खनिज खनन हेतु वनोन्मूलन या वन विनाश। खनिजों के लिए विस्तृत भूमि की खुदाई की जाती है। खनिजों के लिए एक बड़े भूभाग में खुदाई की जाती है। फलस्वरूप उन क्षेत्रों में वनों का समाप्त हो जाना निश्चित है। जिन क्षेत्रों में खनिजों की प्राप्ति करने के लिए, खनिज को प्राप्त करने के लिए खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है, वहां पर वनस्पतियों समाप्त हो जाती हैं, वन समाप्त हो जाते हैं। विश्व के लगभग अधिकांश देशों में, संसार के लगभग अधिकांश देशों में जहां व्यापारिक खनन होता है, वनों के क्षेत्र में व्यापक कमी आ गई है। भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में खनिज प्रदेश इनके प्रमुख उदाहरण हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी वन विनाश के रूप में, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव वन विनाश के रूप में पड़ता है। किंतु खनिजों से होने वाले अधिक लाभ होने से यह विनाश असंभावी हो जाता है। ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण वनोन्मूलन या वन विनाश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पशुचारण द्वारा औद्योगिक कच्चे माल हेतु वन विनाश किया जाता है, पशुचारण द्वारा किया जाता है। भूस्खलन, हिमस्खलन, वनों में लगने वाली आग, इसके लिए विनाश का कारण ही बनती है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि वनोन्मूलन के लिए मानव की लकड़ी उत्पादों की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि ही मूल कारण वन विनाश का है। वनोन्मूलन के लिए मानव के लकड़ी उत्पादों की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि हो रही है, वो वनोन्मूलन में निरंतर वृद्धि का कारण रहा है। इस वन विनाश या वनोन्मूलन जो मानव निरंतर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता जा रहा है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए
पर्यावरणीय घटक की भी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। वन जो होते हैं ये पारिस्थितिक चक्र को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वनों को विनाश, इसे असंतुलित कर पर्यावरण अवकर्षण का प्रमुख कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक ही नहीं अपितु दूरगामी भी होते हैं। इसके परिणाम तात्कालिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ दूरगामी भी होते हैं, जो अंत में मानव सभ्यता के लिए संकट का कारण बनते हैं। जो अंत में मानव सभ्यता का कारण बनते हैं। वनोन्मूलन या वन विनाश के अगर कारणों को देखा जाए तो वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, जलवायु का असंतुलित होना। जलवायु का असंतुलित होना। वन जलवायु के नियंत्रक होते हैं। वन जलवायु के नियंत्रक होते हैं। वन आर्द्रता में वृद्धि करते हैं। वन आर्द्रता में वृद्धि करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही उनका विनाश होता है, जैसे ही वनों का विनाश होता है, वायुमंडल में नमी की कमी आ जाती है। वायुमंडल में नमी की कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी होती है, तापमान में वृद्धि होने लगती है, शुष्कता का विस्तार होने लगता है, अर्थात कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण यहां प्रारंभ हो जाता है। थार का मरुस्थल, थार भारत में थार का मरुस्थल का एक कारण वनोन्मूलन भी है। वन विनाश से कार्बन व नाइट्रोजन चक्रों, वन विनाश के कारण से कार्बन और नाइट्रोजन के चक्रों का क्रम भी भंग हो जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्थिर रहती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसमें कमी आ रही है। नंबर 2, नंबर 1 था जलवायु का संतुलित होना। नंबर 2, मृदा अपरदन में वृद्धि। मृदा अपरदन में वृद्धि। वन मृदा के संरक्षक होते हैं। वन, जंगल, फॉरेस्ट मृदा के संरक्षक होते हैं, अर्थात वृक्षों की जड़ें भूमि में जकड़ी रहती हैं। वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि में जकड़ी होती हैं, जिससे वो संगठित रहती हैं, जिससे वे संगठित रहती हैं और अपरदन नियंत्रित रहता है। दूसरी ओर वनों के कट जाने से मृदा अपरदन अधिक हो जाता है। दूसरी तरफ मृदा अपरदन अधिक हो जाता है वनों के कट जाने से। हिमालय के निचले ढालों पर वनों के निरंतर कट जाने से, हिमालय के निचले ढालों पर वनों के निरंतर कट जाने से यह समस्या
अधिक हो गई है। इसी प्रकार वनस्पति के अभाव में मरुस्थलीकरण तीव्रता से फैलाव ले रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। नंबर 3, बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। यानी पहला जलवायु का संतुलित होना, दूसरा मृदा अपरदन में वृद्धि और तीसरा बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। वन जल को नियंत्रित रखते हैं, वन जल को नियंत्रित रखते हैं और पर्याप्त मात्रा में उपयोग भी करते हैं। वन जो होते हैं वो जल को नियंत्रित भी करते हैं और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में वे उपयोग भी करते हैं। वनोन्मूलन से जल ढालों पर, वनोन्मूलन के कारण वन जल ढालों पर तीव्र गति से प्रभावित होकर मैदानी भागों की तरफ, यानी पहाड़ी ढालों से प्रभावित होकर मैदानी भागों की तरफ बाढ़ के प्रकोप का कारण बनता है। बिहार में नदियों में बाढ़ का इसका अधिक उदाहरण है। नंबर 4, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना और भूमिगत जल जो है उसके जल स्तर में कमी। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना और भूमिगत जल स्तर जो है उसका नीचे जाना। वनों के विनाश के लिए अनेक प्राकृतिक जल स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं और इसके फलस्वरूप भूमिगत जल स्तर जो है नीचे जो जा रहा है, वर्षा की कमी, तापमान में वृद्धि तथा वृक्षों द्वारा वाष्पीकरण रोकने की प्रक्रिया और वृक्षों के द्वारा वाष्पीकरण रोकने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसका दुष्प्रभाव और बढ़ रहा है। नंबर 5, वन्य जीवों का विनाश। वन्य जीवों का विनाश वर्तमान समय में वनों के समाप्त होने से अनेक वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं तथा इनकी प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है। कई वन्य जीव वनों के कटाव के कारण, वनों के उन्मूलन के कारण वो मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि अक्सर वनों से लगे हुए भूभाग या क्षेत्रों पर वन्य जीव लगातार निकल आते हैं बाहर और आकर मानव क्षति पहुंचाते हैं। कभी शेर, कभी चीता या अनेक प्रकार के वन्य जीव वनों से निकलकर मैदानी भागों में जहां कृषि कार्य किया जाता है, मानव अपने खेतों में कार्य करता है, उसी समय वो उनको पर हमला कर देते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। क्योंकि वनों का दायरा, वनों का जो सीमा है वो छोटी होती जा रही है, जो उसका फैलाव था वो कम होता जा रहा है। मानव ने अपने कृषि कार्यों को करने के लिए वनों के किनारे किनारे वनों की कटाई करके उस भूमि को कृषि योग्य बना लिया है। तो इसका प्रमुख कारण है कि वनों का छोटा होना, उनके क्षेत्रफल का छोटा होना, वन्य जीव जो है इसी कारण से वनों से लगे हुए भागों में जहां अनेक कृषि कार्य संपन्न होते हैं, मानव निवास के रूप में रहता है, अधिवास मानव बनाता है, उन क्षेत्रों पर आकर
अपार हानि करते हैं। उपर्युक्त दुष्प्रभावों के अतिरिक्त पशुचारण क्षेत्रों में कमी, प्राकृतिक सुरम्यता में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, बंजर भूमि का विकास, आदिवासी जातियों में आवास की समस्या आदि प्रभाव भी वन विनाश के हैं। वास्तव में वन पारिस्थितिक तंत्र को परिचालित करते हैं, उनको चलाते हैं तथा पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो वन पारिस्थितिक तंत्र को चलाते हैं और पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। इनका उन्मूलन उसे असंतुलित कर देता है। इसका वनों का उन्मूलन, वन विनाश उसे असंतुलित कर देता है, जो पर्यावरण अवकर्षण का प्रमुख कारण रहता है। मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों पर निर्भर है। औद्योगिक युग में वनों का अत्यधिक विकास मानव के द्वारा अत्यधिक लालसा प्रमुख कारण बनती जा रही है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, अधिकतम उत्पादकता की प्राप्ति, अपने खेतों का विस्तार, अपने जोतों का विस्तार, वनोन्मूलन निरंतर कारण बनता जा रहा है। मानव के जो कृषि क्षेत्र हैं, उनके जोतों का आकार छोटा है, लेकिन वनों के किनारे रहने वाले लोग वनों का विनाश करके, वन संपदा को क्षति पहुंचाकर उस भूमि में कृषि कार्यों को संचालित करना प्रारंभ कर देते हैं, जो वन विनाश, वनोन्मूलन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आ रहा है। साथ ही साथ हमारा वर्तमान तो संकट में आ ही रहा है, लेकिन भविष्य भी हमारा अनेक समस्याओं से ग्रसित होने वाला है। क्योंकि अगर वन विनाश इसी तरह चलता रहा, वनोन्मूलन इसी तरह चलता रहा, तो आने वाले दिनों में बहुत विकट समस्याएं पैदा होने वाली हैं। उसके लिए प्रत्येक देश की सरकारों को कठोर नियम बनाने होंगे और उस नियम का राज्य सरकारों के द्वारा कठोरता से पालन करना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा और नजर रखनी होगी कि किन किन क्षेत्रों में हम वनोन्मूलन की समस्या को कम कर पा रहे हैं और किन क्षेत्रों में अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इनका निरीक्षण भी करना होगा। साथ ही साथ मानव को भी, आम जन को भी पर्यावरण ह्रास, वनोन्मूलन के बारे में बताना होगा,
कि अगर इसी तरह हम वन विनाश करते रहे, वनोन्मूलन करते रहे, तो उसका खामियाजा हम तो भुगत ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी और ज्यादा भुगतना होगा। उसके लिए उनको विभिन्न संचार के माध्यमों से या विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर जागरूकता लाना होगा, उसके बारे में समझाना होगा, बताना होगा कि हम निरंतर वनोन्मूलन करते जा रहे हैं, वन विनाश करते जा रहे हैं, इसका कुप्रभाव हमारे ऊपर क्या क्या आ रहा है और पड़ रहा है। उनको जागरूक करना होगा। उन्हीं के जागरूक होने से वनोन्मूलन या वन विनाश कम किया जा सकता है और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास मानव के लिए, मानव सहित वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पतियां के लिए बहुत ही कष्टदायक होने वाला है। तो हम सभी को पर्यावरण को, वनोन्मूलन को, वन विनाश को बचाना होगा। हम सभी को मिलकर सरकार के कार्यों, सरकार के कठोर नियमों के माध्यम से वनोन्मूलन के लिए, वनोन्मूलन को कम करने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हों, उनका पालन करना होगा, जिससे मानव जीवन को विभिन्न संकटों से बचाया जा सके। इन संकट से, आने वाले संकट से बचाव का जो प्रमुख कारण है वो मानव है, और मानव को अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए जो वनों का उपयोग करता जा रहे हैं, वनों की संख्या में कमी आ रही है, वन भूमि में कमी आती जा रही है, इससे बचना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि जो आज का विषय हमारा था वनोन्मूलन या वन विनाश, ये वीडियो आप सभी को वनोन्मूलन या वन विनाश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।